नमस्कार, मैं सुरेश कुमार मिश्रा द रचनाकार चैनल के माध्यम से युवा साहित्यकार, उपन्यासकार, लेखक और विविध क्षेत्र में हाथ बटाने वाले माननीय श्री कुलदीप सर का मैं स्वागत करता हूं जी, धन्यवाद। और आशा करता हूं कि जिस तरह के ये उपन्यास आज लिखते आ रहे हैं, इनका पहला उपन्यास छोटी मालकिन, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार रहे। उन्हें कई उपाधियों से, कई पुरस्कारों से नवाजा गया और उन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने सबसे पहले छोटी मालकिन लिखे। उसके पश्चात इन्होंने आज दरकते ख्वाब लिखा। मैं सर का इस उपन्यास के माध्यम से, इस उपन्यास में उनकी क्या भाव है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, क्या उनका कहने का विचार है, इससे संबंधित मैं इनका साक्षात्कार करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं सर को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूं। जी, धन्यवाद सर। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपने दरकते ख्वाब इस उपन्यास का नाम लिख दिया है। इस उपन्यास के परिप्रेक्ष्य में आप यह बताएं कि इसका नाम आपने दरकते ख्वाब ही क्यों दिया? मेन सारांश तो आपको आपके जीवन से ही मिल जाएगा। हालांकि किताब का आप कंटेंट पढ़िए तो भी मिल जाएगा। हम अपने जीवन में बचपन से ही लेकर के, बचपन में हमारे कभी सपना हुआ करती है कि ये खिलौने ले ले, वो खिलौने ले ले। खिलौना अगर हमारे पेरेंट्स नहीं दिला पाते हैं तो मुझे लगता है कि ये हमारा सपना पूरा नहीं हो पाया। उसी तरह जब हम युवा अवस्था में होते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी सपने बुनते हैं, और जब हम सपने बुनते हैं फिर सपने टूटती है। तो जब सपने टूटती है, चटकती है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये किताब लिखा गया है, दरकते ख्वाब मतलब टूटते सपने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। जैसा कि आपने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ सपने आते हैं जिसे कि हम जागृति, दरकते ख्वाब, ख्वाब का अर्थ होता है जागृति, सपना। और जब मनुष्य जागृति अवस्था में रहता है तो विभिन्न अवस्था में विभिन्न तरह के ख्वाब आते हैं। जैसा कि आपने कहा कि एक बाल्यावस्था में खिलौने की, जब वो युवा अवस्था में आ जाता है तो शिक्षा दीक्षा में वो विविध प्रकार के ख्वाब रखते हैं, उस ख्वाब की पूर्ति होती है। उसके बाद वो अपने जब जीवन में उपार्जन के क्षेत्र में आते हैं, वहाँ भी ख्वाब बनते हैं। ये दरकते ख्वाब जो आप लिखे हैं, ये किस अवस्था से रिलेटेड आपने इसकी चर्चा की है? इसका जो कथानक लिया गया है वो किसी कह सकते हैं मेट्रोपॉलिटन कोई सिटी है, वो लिया गया है। और जो पात्र लिया गया है वो है युवा अवस्था। तो आप कह सकते हैं कि हम युवा वर्ग को कवर करने की कोशिश किए हैं, और इसमें बेरोजगारी और शिक्षा को मेन मुद्दा बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने कहा कि बेरोजगारी और शिक्षा को मेन मुद्दा बनाया गया है। जैसा कि हमने आपके उपन्यास में पढ़ा है, जैसे कि एक नायक और नायिका हैं जिनका नाम आपने विनय अथवा गौरव के रूप में लिए हैं और गरिमा के रूप में लिए हैं। मैं जब इस उपन्यास को पढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसमें दरकते ख्वाब को आप इमोशनली रूप में तो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा दिया। क्या ये नायक और नायिका अपनी ख्वाब के पूर्ति के लिए क्या क्या प्रयास इस उपन्यास के माध्यम से किए हैं? इसमें हम थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे। गौरव नहीं है, विकास नाम का कोई पात्र है, और गरिमा तो है ही। तो उसमें जो आज हमारे समाज में हो रही है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और ये मैं खुद एक युवा हूँ, और इसको हम आसपास देखता हूँ कि
ये सही है कि जिस तरह की कोशिश करनी चाहिए वो कोशिश आज के युवाओं में उस रूप में नहीं दिखती है। ठीक है, आप हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि हाँ युवाओं का देश है, युवाओं का देश है और युवा ही देश के भविष्य है। ये तो हर काल में कहा जाता है, युवा ही देश के भविष्य होते हैं, हर देश के लिए भविष्य होते हैं, सिर्फ भारत की ही बात नहीं की जाए तो। लेकिन कुछ प्रतिशत को हम लेकर के उसको मानक मान ले, अब अपवाद स्वरूप देश नहीं चलती है। तो आज सही बात है कि हमारे देश के जो युवा हैं वो अपने भविष्य के प्रति वो कार्यरत तो हैं, लगे हुए हैं, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं मिल पा रही। एक बहुसंख्यक युवा आज बेरोजगारी के मार झेल रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था जो भी है उनको उनके उस अनुरूप नहीं मिल पा रही है कि वो अपने सफलता को हासिल कर पाए। तो इसमें जो पात्र हैं वो लोग भी अब इसी द्वंद में फंसे हुए हैं कि हम अभी कहाँ हैं, हम बचपन में क्या सपना देखे थे, आज अभी किस हालत में हैं और हमारा भविष्य क्या होगा। बहुत बढ़िया उत्तर आपका मिला कि आपने जो कहा कि ये जो नायक नायिका हैं वो अपनी भविष्य की खोज कर रहे हैं इस समाज के बीच में, इस सरकार के बीच में। मेरा अगला प्रश्न है कि दरकते ख्वाब में हमने पाया कि जब तक कोई युवक या युवती अध्ययनरत रहते हैं तब तक समाज में उसका किसी भी तरह का महत्व नहीं रहता है, जब तक वो उस अध्ययन को आर्थिक रूप में नहीं बदल पाता है। तो क्या ख्वाब का अर्थ यहाँ ये है कि हम शिक्षा अर्न करके आर्थिक रूप से अधिक अर्निंग कर सकें और अधिक से अधिक समाज में अपना पैठ बना सकें? देखिए, भारतीय संस्कृति में ये तो परंपरा नहीं रही है कि हम शिक्षा को शिक्षा प्राप्त करने का मेन उद्देश्य अर्थव्यवस्था हो। ये नहीं है। ये ठीक है कि हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विद्यालय भी रहा जो कि पूरी दुनिया ज्ञान दिया, और कौटिल्य जैसे अर्थशास्त्री भी रहे। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन ये भी बात है आज के समय में कि हम शिक्षा का जो निजीकरण हुआ है उसमें हम देखते हैं कि जितने ये ग्लोबलाइजेशन के बाद कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था ही हो। नॉर्मल सी बात है कि आज के समय में लोग यही बोलते हैं कि अच्छी तरह पढ़ोगे तो ज़्यादा मार्क्स आएगा तो अच्छा नौकरी मिलेगा, मतलब ज़्यादा पैसा वाला नौकरी मिलेगा। तो ये एक कॉमन धारणा बन चुकी है। तो उस चीज़ को भी इसके मतलब कि उपन्यास में दिखाने की कोशिश की गई है। मैंने यह उपन्यास में पाया कि कई बार क्या होता है कि किसी भी कंपनी में शिक्षा के माध्यम से सीट की संख्या कम है और जनसंख्या बहुत ही अधिक है। और इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि कई बार इसमें जैसा कि आपने लिखा है कि कहीं जूते नहीं पहन के आए हैं, इसके कारण रिजेक्ट कर दिया गया है। कहीं क्या है कि इंग्लिश का ज्ञान नहीं होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया है। कहीं क्या है कि हिंदी ठीक ढंग से बोल नहीं पाने के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। तो क्या ये जो इनका दरकते ख्वाब है उसके लिए उन्हें जो मूल आवश्यकता है, जैसे भाषा का ज्ञान, पहनावा या समाज या संस्कृति को एक साथ लेके चलने के लिए, इसके लिए आपके नायक नायिका ने इस उपन्यास के माध्यम से क्या प्रयास किया है? उसमें आप देख पा रहे हैं जो कैरेक्टर्स जो हमारे पात्र हैं अभय, तो वो किसी अभय नहीं विकास जो किसी ग्रामीण परिवेश से आते हैं और उन्हें जब किसी बड़े शहर में आते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे पास जो भी क्वालिटी है पर्याप्त है और इस क्वालिटी पे मुझे यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें परिवेश से बदलाव आना जाता है कि हमारे पास जो ज्ञान है वो सच में पर्याप्त नहीं है और ज़रूरी है कि हम इस आधुनिकता में बदलें। और ठीक है, जो कंपनी का अपनी एक रूल नियम होती है वो तो पालन करनी चाहिए। तो वो बात इसमें दिखाई गई है। और इसमें एक बात की व्यंग कसा गया है कि आप ठीक है, आप हम पे ज़रूरत है कि आप हमको हमारी गुणवत्ता पे जोड़ देते हैं। आप हमारा जूता हम पहन के आए हैं नहीं आए हैं, टाई पहन के आए नहीं, इस पर आप ज़्यादा जोड़ दे रहे हैं। तो इस पर ये कटाक्ष सीखी गई है। बहुत बढ़िया। मैं अब पारिवारिक परिदृश्य में जाना चाहता हूँ। एक शिक्षित लेकिन अनएम्प्लॉयड व्यक्ति का
सपोज दैट कि मान लीजिए कि एक बच्चा है या अभय है या विनय है हम्म, जो एक शिक्षित है, हम्म, लेकिन अभी वह बेरोजगार है। माँ बाप के नज़र में जी, आपके उपन्यास के माध्यम से जी। यह कैसा चरित्र, माँ बाप उसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहले माँ बाप के लिए तो उसका बच्चा बेरोजगार हो, लूल्हा हो, लंगड़ा हो, जैसा उसका बच्चा बच्चा है। लेकिन यहाँ पर बात है सामाजिक परिप्रेक्ष्य की। और भारत आज के समय में सच बात ये है कि कम से कम हम वेस्टर्न कंट्री की तो बात छोड़ दीजिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में आप हम देखते हैं कि अगर कोई युवा 21 साल का हो चुका है, उसके बाद वो अध्ययन कर रहा है, या फिर किसी प्रकार की रिसर्च कर रहा है, या फिर अपना कोई बेस मजबूत कर रहा है जी। जिसका परिणाम शायद देर से आए, तो उसे बेरोजगार कैटेगरी में डाल दिया जाता है। वो व्यक्ति, पहली बात तो लड़का खुद अपने आप को बेरोजगार उसे महसूस करता है कि हम बेरोजगार हैं। उसके बाद उसके आप सही बोले कि घर परिवार में माता पिता को इसलिए भी लगता है कि ठीक है, आर्थिक स्थितियाँ तो मतलब अर्थव्यवस्था का तो हर जगह महत्व है रुपया पैसा का, तो उन्हें भी ज़रूरत लगती है। उनके बाद उनके साथ बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, उनकी दबाव, सामाजिक दबाव कि हाँ मिश्रा जी, आपका बेटा अभी तक क्या कर रहा है, कब से ये डिग्री ले लिया, अभी तक बैठा हुआ है। तो इस तरह की बातें उन्हें और दबाती है, इसीलिए उसे और बेरोजगारी मतलब महसूस होती है, और जो एक सच्चाई भी है। इस उपन्यास में अभय और गरिमा के संबंध को आप किस रूप में चरित्र चित्रण करने की चेष्टा किए हैं? आज जो वर्तमान युवाओं में जो प्रेम प्रसंग होती है, जो हम अपने आसपास जो देख पाते हैं या फिर महसूस कर पाते हैं, हम उसी चित्रण को चित्रित करने की कोशिश किए हैं। बहुत अच्छा। क्या भविष्य में जी, अभय और गरिमा के बीच जी। जो संबंध है वो अक्षुण्ण रह सकता है? इस पे आप अगर पढ़ते जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि लेखक को भी पता नहीं है कि आगे क्या आने वाला है। आज जो सच में, अब मान लीजिए कि हम किसी मेरी कोई प्रेमिका, हम उससे प्रेम कर रहे हैं, तो कल मुझसे छोड़ के चले जाएगी, ये मुझे आज भी पता नहीं है। जब कोई एक युवा युवती से प्रेम करता है जी, तो समाज के उसके प्रति क्या भावना उत्पन्न होती है जी, और माँ बाप का उसके प्रति क्या भावना उत्पन्न होती है? जी। इस दरकते ख्वाब के माध्यम से इस चीज़ को आप परिलक्षित करेंगे। देखिए सर, यहाँ पे बात यह है कि सोसाइटी पे डिपेंड करती है कि हम उस चीज़ को कैसे देख पा रहे हैं। अगर आधुनिकता की बात करें तो आज के समय में अगर किसी मेट्रो सिटी शहर के लिए ये इसमें जो भी दिखाया गया है आम बात है, लेकिन उसमें दिख रहा है कि जो पात्र हैं वो लोग मेट्रो सिटी में रहने के बाद भी इस चीज़ से थोड़ा सा डर रहे हैं। जैसे कि आप उसमें देखें, गरिमा ये बोलती है अभय से कि तुम मुझे मेरे घर से 1.5-2 किलोमीटर पहले ही ड्रॉप कर दो, ताकि मेरे गांव के मेरे गली के कोई महिला देख लेगी तो मेरे मम्मी से बोल देगी तो फिर बवाल हो जाएगा। तो ये चीज़ दिखाया गया है, और ये सही है कि अभी भी हमारा समाज इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाया है। बहुत अच्छा लगा आपका यह विचार सुन के कि समाज चाहे भले ही कितनों ही उन्नतशील हो, जी, लेकिन जो हमारी सामाजिक या हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था का जो जी। अंग नहीं माना गया है, जी, अगर वो इसे अंग अपनाना चाहते हैं तो समाज उन्हें गलत दृष्टि से जी। देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, आपने इस उपन्यास में जी, आंग्ल भाषा और हिंदी साहित्य का जी। भरपूर उपयोग किया है। जी, कहीं कहीं आपने विदेशज को देशज के रूप में उपयोग किया है, जी, कहीं कहीं आप हिंदी इंग्लिश का मिक्स किए हैं। जी। ये भाषा मिक्सिंग का आपका क्या तात्पर्य है? सर, हम जब लिखने बैठे तो हमारी कोशिश ये थी कि कलम तो हमारी चले, लेकिन जो शब्द आए वो हमारे कैरेक्टर का हूबहू आए, इसलिए हम उनके साथ कोई बेईमानी नहीं किए हैं। और जिस तरह से कि आप व्हाट्सएप चैट की बात, आप जो पेज खोले व्हाट्सएप चैट है, और व्हाट्सएप चैट में आज के समय में आप देखिए कहीं पे एक वो शब्द होगा, जैसे आजकल के कुछ लिखना होता है तो KU और उसे 6 जो होता है 6,
को लिख देते कुछ हो गया हो। तो इस तरह जैसे गुड नाइट को आजकल लोग क्या बोलते हैं, GNT लिख देते हैं। तो उस तरह का यूज किया गया है, मतलब इसमें कोई ग्रामर किसी प्रकार का ऐसा शब्द के बारे में कुछ सोचा ही भी नहीं गया है। जो है वो जो व्हाट्सअप चैट रियल में आज होती है उसको उतार दिया गया है। आपके उपन्यास में एक जगह जी आई लव यू बोल्ड लेटर में लिखा गया है। जी जी। क्या इसका कोई इस उपन्यास में विशेष महत्व है? आई लव यू शब्द का महत्व है, और बोल्ड और होना ना होना इसका कोई खास महत्व नहीं है। एक तो जो हमारे एडिटर होते हैं वो लोग शब्दों को अपने अनुसार से बैठा लेते हैं कि उसका फॉर्मेटिंग क्या होगी। दूसरी बात की महत्व है कि आप अगर पूरे चैट पढ़ रहे हैं तो कोई जो इसमें पात्र है युवती, वो जो नायिका है गरिमा, वो अपने प्रेमी को आई लव यू शब्द से उसे उन्हें एक प्रस्ताव रखती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगला प्रश्न है, विकास धीरे धीरे नोएडा के रंग में रंगता जा रहा है। जी जी। और जैसा कि आपने इसमें लिखा है कि ग्रामीण परिदृश्य और शहरी परिदृश्य दोनों का आपने सम्मिश्रण किया है। जी तो विकास जिस रंग में रंगता जा रहा है उससे गर्मियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ा है? नहीं, विकास और अभय का साफ कहानी अलग है। विकास का तो वो है कि विकास एक गांव से उठकर आता है और शहर में वो आता है कि हम यहाँ पर रह कर कोई काम कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे। पहले वो इधर उधर जॉब ढूंढा, कॉल सेंटर में जॉब ढूंढा, उसको कोई जॉब नहीं मिली तो थोड़ा सा कहीं पर ट्यूशन पढ़ा करके, स्कूल में पढ़ा करके वो अपना पढ़ाई जारी रखना चाहता था। तो वो है। और बात रहा कि उस नोएडा में रंग में ढलने का, तो जब वो यहाँ आया था तो उसको यहाँ की भाषा से भी दिक्कत थी। जैसे आपको बता दें, जैसे हमारे बिहार से अगर कोई व्यक्ति आता है तो हमारे बिहार में मान लीजिए किसी को क्या बोलते हैं, अपने बड़े को बोलते हैं और बताइए क्या हाल है, लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है, और बताओ क्या हाल है। और बिहार में और बताओ मतलब छोटे को बोला जाता है। तो इस तरह की ज़बान से भी उसे दिक्कत थी, और भी कुछ ऐसी दिक्कतें थी जो वो फिर मतलब यहाँ पे बड़ा दिक्कत हो रही थी। बाद में फिर उसे अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा था, तो इसीलिए कहा गया कि वो धीरे धीरे ढल रहा था। इस उपन्यास में एक जगह आपने जापान की चर्चा किया। जी यह चर्चा सुनकर मैं अति प्रसन्न हुआ, जी क्योंकि आपने इसमें यह लिखा है कि 10वीं 12वीं पास करते करते जापान के लोग किसी न किसी तरह के एक्टिविटीज़ में जुड़कर अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान करके अपने ख्वाब की पूर्ति करना चाहते हैं। क्या ये दरकते ख्वाब जो आप उपन्यास इंडियन के परिप्रेक्ष्य में या इंडियन यंग पीपल के परिप्रेक्ष्य में आप लिखे हैं, क्या इस तरह की परिस्थितियां स्वयं व्यक्ति अपने में उत्पन्न करके उस ख्वाब की पूर्ति नहीं कर सकते हैं? जी, पहले तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि जापान से तुलना हम सिर्फ वो उसका उदाहरण के लिए हम लिए थे, उसका व्यवस्था के लिए नहीं लिए थे कि उस व्यवस्था को हम अपने यहाँ नहीं ला सकते। जापान का 6 करोड़ जनसंख्या है और हमारे यहाँ 140 के आसपास जनसंख्या है, 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। तो हम सिर्फ उसका उदाहरण ये लिए कि देखिए, हमारे यहाँ जो शिक्षा का मात्रक बना दी जाती है, हमारी गुणवत्ता का मात्रक बना दी जाती है डिग्री को, ठीक है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें देखते हैं कुछ फेरबदल की। अब जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो दिखाया जाएगा कि हाँ कितना फेरबदल हो रही है, उसका परिणाम क्या आ रहा है। तो हमारे यहाँ अभी के वर्तमान में जो अभी तक चल रही है जो शिक्षा व्यवस्था, वो पूर्ण रूप से डिग्री बेस है कि आपके पास क्या डिग्री है उसके अनुसार से, आपके पास मार्क्स क्या है उसी के अनुसार से आपको मार्केट में ट्रीट किया जाएगा, आपके समाज में आपको उसी तरह का ट्रीट किया जाएगा। आपके पास क्या क्वालिटी है, आप में जो क्या स्किल है, इसकी समाज में वैल्यू दी जाती है। हालांकि इसका परिणाम बाद में सामने आता है जब हम लोग देखते हैं कि कोई IIT करके घूम रहा है, उसके पास डिग्री तो है, उसके पास क्वालिटी नहीं है। कोई PhD करके ग्रुप D का फार्म भर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके पास क्वालिटी नहीं है, सिर्फ डिग्री है। नहीं, आपने अभी चर्चा किया कि जापान की चर्चा किया, ठीक है, जापान की जनसंख्या कम है, लेकिन जब इसी देश की तुलना हम चाइना से करते हैं जी, और चाइना की जनसंख्या को देखते हैं,
और चाइना की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या रिसोर्सेस है, तो चाइना भी तो 1949 में स्वतंत्र हुआ और इस तरह की व्यवस्था अडॉप्ट किया और वहाँ के जनता भी जी। उस सारी व्यवस्था को स्वीकार करके जी। इन्होंने अपनी ख्वाब को एक तरह से अपने कर्म के साथ जोड़ के देखा। मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ कि ख्वाब पहले बनता है, जी कर्म बाद में होता है जी और वो कर्म ख्वाब के अकॉर्डिंग नहीं होता है। जी। तो क्या ऐसी परिस्थिति में किसी की ख्वाब पूर्ति हो सकती है? नहीं, आपके इस बात से मैं सहमत हूँ कि हमारे यहाँ पहले हम सोचते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उसके बाद उसके अनुरूप काम करते हैं नहीं करते हैं वो बात की बात है। तो देखिए फिर यहाँ भी हम वो कर दें, क्लियर कर दें कि हम भारत और चाइना को भी इस रूप में कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, हम जनसंख्या में आसपास हैं, लेकिन हम व्यवस्था में तो साफ मतलब एक जैसे नहीं है कि भारतीय लोकतंत्र और चाइना का जो लोकतंत्र है वो साफ अलग है, नहीं कह सकते हैं। तो सीधी बात है, जो देश जितना ज़्यादा लोकतांत्रिक होता है तो उसके विपक्ष उसका जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति पे भी डिपेंड करता है, न कि सिर्फ सरकार पे डिपेंड करता है। मैं आपके उपन्यास के मध्य से ऊपर भाग की ओर जब चला तो एक जगह मैंने ऐसा पाया कि आपने प्राइवेट सेक्टर के एजुकेशन सेक्टर को विशेष रूप से आपने निशाना बनाया है। आपका प्राइवेट सेक्टर के एजुकेशन का निशाना बनाने का क्या तात्पर्य? निशाना बनाने का मतलब यहाँ पर सकारात्मक रूप में आप देख सकते हैं। नकारात्मक मुझे नहीं लगता है कि दिखना चाहिए किसी को भी। सकारात्मकता ये है कि जो सच्चाई भी है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें रेगुलेशन का जो काम है वो सही नहीं है, जहाँ तक हम एनालिसिस कर पाते हैं। और उसके बाद जो एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो ए कैटेगरी के जो स्कूल है, हम खुद इसमें कैटेगरी बांट दिए हैं, उन्हें बता दिए हैं कि हाँ जो बड़े बड़े पब्लिक स्कूल है उनके पास तो ठीक है, पर्याप्त संसाधन भी है और उनके पास एलीट क्लास के बच्चे भी आते हैं, सब कुछ सही है। लेकिन ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या इससे हमारा देश का शिक्षा व्यवस्था कितना हद तक चल पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ मात्र 2% देश के पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कवर कर पाते हैं। तो क्या हम अपवाद से देश चला पाएंगे? नहीं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि सरकार को एक यूनिफॉर्म रेगुलेशन लानी चाहिए प्राइवेट स्कूल के लिए भी, और एक अच्छा जब रेगुलेशन होगा तो प्राइवेट मतलब हम इसके खिलाफ नहीं है, हम इसमें जो कमियां हैं उसको हम उजागर करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया लगा आपने जो प्राइवेटाइजेशन में जी जो आपने देखा कि जो कमियां हैं उसे उजागर करके प्राइवेट की जो भी समस्याएं हैं उसको भी आप दूर करना चाहते हैं। वर्तमान सरकार शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाने के लिए कई तरह की योजना, जैसा कि आपने 1981 में देखा होगा, उसके बाद जो चेंजिंग हुआ वो मास चेंजिंग था, उसके बाद भी कुछ चेंजिंग होता गया लेकिन उसे हम मास चेंजिंग नहीं मान रहे हैं। लेकिन 1920-21 में जो NEP आ रहा है वो एक मास चेंजिंग लाने का प्रयास है। तो सरकार भी किसी व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए एक प्रयास कर सकती है। जब तक आप युवक और युवती उस प्रयास को सफल बनाने के लिए स्वयं प्रयास नहीं करेंगे, तब तक तो आपका ख्वाब शायद दरकते ख्वाब में ही रहेगा। इस संबंध में आपका क्या कहना? नहीं, हम तो इसमें लास्ट तक हम ये बात क्लियर कर दिए हैं कि अगर इस सिस्टम में दोष है, अगर इसके किसी दोषी खोजना है तो कोई एक व्यक्ति किसी एक तबके को हम दोषी नहीं दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं बढ़िया। दे सकते हैं। इसका भागीदार खुद बच्चा है, उनके पेरेंट्स हैं, उसके बाद हम शिक्षक वर्ग भी आते हैं, फिर हमारा सरकार सिस्टम तो है ही। तो ये सब अगर एक साथ रिफॉर्म करे तो हम लोग अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। आपने अपने उपन्यास में जो आपकी वृत्ति है उसकी भी चर्चा की है और वह है ट्यूशन। जी
ट्यूशन जी कहाँ तक जी शिक्षा के उद्देश्य को जी या व्यक्ति के उद्देश्य को या दरकते ख्वाब, ये ख्वाब जो दरक रहा है, जी इस उद्देश्य को कहाँ तक ये पूर्ति कर सकता है? जी। सर आज के आधुनिक समय में तो आप देख रहे हैं कि ट्यूशन एक मार्केट बन गया, अच्छा मार्केट बन गया। आप अगर फेसबुक खोलते हैं तो उसमें बहुत सारा ऐड आता है कि आप होम ट्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट है या फिर मतलब इस तरह के बहुत सारे ऐड आती है, ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन। लेकिन अगर आप थोड़ा सा 10 साल ही पीछे जाइए तो उस समय जब हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे तो उस समय ऐसा था कि ठीक है अपने गांव घर में जो बड़े भैया है जो हमसे सीनियर है वो हमें बताते थे और हमको जो भी लगता था कि हाँ मेरे पास 20 रुपया 30 रुपया जो भी होता था उन्हें हम लोग देते थे। तो ये ऐसे चलता था ताकि उनका आर्थिक सहयोग हो और फिर वो आगे पढ़े और फिर मुझे वो पढ़ाए, तो ये सिस्टम अच्छा लगता था। अंततः मैं एक और प्रश्न करना चाहता हूँ, जी क्या शिक्षा का मूल्यांकन होना, मूल्यांकन मीन्स शिक्षा का मूल्य होना चाहिए कि नहीं आर्थिक रूप में? शिक्षा का मूल्य नहीं, देखिए मूल्य आर्थिक रूप में देखिए हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे मूल्य मतलब कोस्ट की बात करें, मूल्य मतलब कोस्ट की बात करें तो फिर वो अलग चीज़ है। हम यहाँ पे शिक्षा का मूल्य जैसे कि बुद्ध का क्या था, बुद्ध को जब ज्ञान बौद्धिक प्राप्त हुई थी, विकास? हाँ तो वो मूल्य था। तो हम इसका बात कर रहे हैं कि हाँ हमारा शिक्षा का उद्देश्य क्या होनी चाहिए। अब देखिए उस बेस पे सही है, लेकिन अगर आप शिक्षा को अर्थव्यवस्था से जोड़े ये सही है, लेकिन फिर हम अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द ही घुमाते रहे ये सही नहीं। तो क्या शिक्षा का अर्थ के साथ संबंध नहीं होना चाहिए आपके अनुसार? हम फिर बोल रहे हैं कि जिस तरह एक शीशे गिलास में पानी है या फिर स्टील गिलास में पानी है तो पानी है, पानी की क्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। उसी रूप में अब हम पानी को महत्व दें न कि सिर्फ गिलास को। तो अर्थव्यवस्था गिलास के रूप में है तो सही है, लेकिन हम पूर्ण रूप से हम फिर गिलास का ही बड़ाई करते रहे, बाहर गिलास मस्त लग रहा है, चमक लग रहा है, इसका मतलब पानी अच्छा होगा, ये सही नहीं है। आधुनिक युवा पर जीएसटी और नोटबंदी का जी। इस उपन्यास के माध्यम से आप क्या प्रभाव डालना चाहते हैं? वो तो जब कथानक लिया गया है तो उस समय ऐसा कल्पना किया गया है कि जो सच भी थी, कल्पना वही किया गया जो समाज में घटित हो रही थी घटनाएं उस समय, और यही थी कि जो सच भी है कि जीएसटी आई या नोटबंदी आई या उसके बाद जो आपके पास कोरोना काल आई, तो अगर कोरोना काल को माइनस भी कर दे उससे पहले भी बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे थी, और आज की बात तो खैर ये तो प्राकृतिक कह सकते हैं। लास्ट प्रश्न, जी क्या इस दरकते ख्वाब की पूर्ति के लिए आप अगले उपन्यास किस तरह की रचना करना चाहते हैं ताकि जिस युवा वर्ग का ख्वाब अभी भी दरक रहा है उसकी दरकते ख्वाब को आप किस तरह मिटाना चाहते हैं या उसके उद्देश्य को कैसे आप सफल बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपका अगला प्रयास क्या है? इस मामले में मैं आशावादी हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इसमें जो समस्याएं जो कमियां दिखाई गई है उसमें हमारे समाज में भी सुधार होगा, और हमारे जब समाज में सुधार होगा तो जो आज समस्या है वो दिख रहा है तो सुधार होगा, तो सुधार होते हुए भी दिखेगा। मैं आशा करता हूँ कि अगर दूसरी पार्ट आती है तो उसमें सुधार होते हुए दिखे। अब मैं लास्टली, प्रकृति में बदलाव एक सारस्वत नियम है, जी जैसा कि आपने भी देखा होगा जी कि जब आप बाल्यावस्था में थे जी उस समय में आपकी सोच, जी आज आप युवावस्था में हैं इस समय की सोच, और 10 वर्ष के बाद जब आप प्रौढ़ावस्था में जाएंगे उस समय की सोच। तो जब परिस्थितियां बदलती रहती है तो बदलते परिस्थितियों में इस ख्वाब की पूर्ति भविष्य के युवक कैसे पूर्ति करना चाहेंगे? तो यह भी सही है कि परिस्थितियाँ बदलती है, ख्वाब भी बदलती है। जैसे हम शुरू में आपको बताए कि बचपन में हमारा ख्वाब तक कि हाँ ये खिलौना ही हमारा ख्वाब की पूर्ति करता था। आज के युवा के लिए कि ये है कि हाँ उनको एक अच्छा नौकरी हो जाए, उनकी मनपसंद लड़की से शादी हो जाए, शायद आज उनके लिए ये ख्वाब होगा, और हो सकता है कि 40-45 साल की उम्र में कुछ ख्वाब अलग हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपने दरकते ख्वाब उपन्यास की रचना किए हैं, मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसी रचना प्रत्येक वर्ष कम से कम एक अवश्य निकले, जिससे समाज और हमारे जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी
पढ़कर प्रभावित हों और अपने आप में बदलाव लाएं, और जिस किसी युवक का ख्वाब अभी दरकते अवस्था में है वो दरकना बंद होकर एक पेंजिया का रूप धारण कर लेंगे। धन्यवाद।